हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर यही सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में कन्वेंशनल तरीके से 1 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक में पूछा जा सकता है। तो सब्जेक्टिव वे में अगर सवाल आया तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा यहां पे समझना। मान लो यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट के साथ, इस केस में सवाल 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। मान लो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जाम में आता है तो भी 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। मान लो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट आता है तब 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब समझना, मान लो ये दोनों एक साथ आते हैं, इस केस में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। मान लो ये दोनों एक साथ आते हैं, इस केस में 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। मान लो ये दोनों एक साथ आते हैं, इस केस में भी 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। मान लो तीनों के तीनों आ जाते हैं, उस केस में भी 3 मार्क्स में पूछा जाएगा सर। तो सब्जेक्टिव वे में इस सवाल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, यह मैंने आपको यहां पे समझा दिया। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट सी, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB respectively, which divides these sides in the ratio 2:1. Prove that number 1, 9AQ square is equal to 9AC square plus 4BC square. Number 2, 9BP square is equal to 9BC square plus 4AC square. Number 3, 9 ब्रैकेट के अंदर AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 13AB स्क्वायर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा उस केस में सवाल की एनालिसिस रिलेटिवली इजी हो जाएगी सर। लेकिन हो सकता है यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछ लिया जाए। तो इस टाइप के सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है, सबसे पहले इसे सीख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल को शुरुआत में ही पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं या फिर कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो सवाल को पढ़ के शुरुआत में बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अब आपकी मर्जी है कि आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से बनाना चाहते हो। आप चाहो अपना राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लो सर, आप चाहो अपना राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लो, आप चाहो सर ऐसा ड्रॉ कर लो, आप चाहो सर ऐसा ड्रॉ कर लो। जैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहते हो सर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो प्रिंस सर यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल सर ने इस वाले वर्टेक्स पे क्रिएट किया है। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है ट्रायंगल ABC। तो अब मुद्दा यह है सर कि मेरे ट्रायंगल के वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, या फिर मैं यहां पे बिल्कुल रैंडमली किसी भी वर्टेक्स को A बोल सकता हूं, किसी भी वर्टेक्स को B बोल सकता हूं, किसी भी वर्टेक्स को C बोल सकता हूं। तो सवाल को यहां पे कॉमा तक पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? तो यहां पे सवाल ने बता दिया है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बनाया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल है वो वर्टेक्स C पे क्रिएट हो रहा है।
तो इस हिसाब से चीजों को फिगर में इंप्लीमेंट करेंगे सर। तो हमने अपने राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल इस वर्टेक्स पे क्रिएट किया है और सवाल के सिचुएशन के हिसाब से इस वाले वर्टेक्स को हम सी बोल देंगे सर। तो वर्टिसेस के प्लेसमेंट पे यही छोटी सी रिस्ट्रिक्शन थी, बाकी इन वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि आप अगर चाहो सर इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, या फिर आप चाहो तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं यहां पे इसको ए बोल देता हूं और इसको बी बोल देता हूं सर। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बनके तैयार हो चुका है। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में फर्दर आगे जाके क्या चर्चा चल रही है, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि जो आगे वाली लाइन है ना उसी में स्टूडेंट्स डायग्राम बनाने में गलती करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना। तो आगे बोला जा रहा है कि P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली। अभी फिलहाल यहीं तक की कहानी समझते हैं सर। तो रेस्पेक्टिवली शब्द का इस्तेमाल मिल गया, यानी कि पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा एंड सो ऑन। तो पहले दूसरे तीसरे टाइप की चीज की मार्किंग कर लेते हैं सर। तो यहां से देखा जाए तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। आगे देखा जाए सर तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो पहले का पहले के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि CA का कॉम्बिनेशन P के साथ बनेगा, दूसरे का दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि CB का Q के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ये CA CB क्या है सर? तो CA CB मेरे इसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं, मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है। अब देखो इस लाइन में आगे जाके क्या बोला जा रहा है। तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि आपके ट्रायंगल के जो दो साइड्स हैं CA और CB, इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स लोकेटेड हैं। इन पॉइंट्स के बारे में बता दिया गया है कि ये पॉइंट्स हैं P और Q। तो यहां पे आगे जाके आपको बताया जा रहा है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल के जो दो साइड्स हैं CA और CB, इनके ऊपर जो पॉइंट्स लोकेटेड हैं वो है P और Q। अब कौन से साइड पे कौन सा पॉइंट लोकेटेड है समझिएगा सर। तो यहां से मुझे क्लियर है कि मुझे बताया जा रहा है कि मेरे इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड CA के ऊपर पॉइंट P लोकेटेड है। समझिएगा, CA के ऊपर पॉइंट P लोकेटेड है। तो कहोगे सर इसके ऊपर पॉइंट P को लोकेट करना है, कहां लोकेट करें सर? तो इसकी जानकारी आगे आपको बताई गई है। अभी फिलहाल मार्क करके रख लो। क्या मार्क कर लेंगे सर? कि CA के ऊपर पॉइंट P लोकेटेड है, मार्क करके रख लिया थोड़ी देर के लिए। एग्जैक्टली कहां है आगे जाके पता चल जाएगा। इसी तरीके से बोला जा रहा है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड CB के ऊपर पॉइंट Q लोकेटेड है। एग्जैक्टली पॉइंट Q कहां पे है आगे जाके बताया गया है। फिलहाल के लिए पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए सर। तो CB के ऊपर कहीं पे मेरा पॉइंट Q है, इसको हमने हाईलाइट कर लिया। अब देखो ये जो पॉइंट्स इन साइड्स के ऊपर लोकेटेड है, ये कैसे लोकेटेड है ध्यान से समझना। तो आपको बोला जा रहा है सर विच डिवाइड्स दीज साइड्स इन द रेशियो 2:1। तो यहां पे आगे जाके क्लियर किया जा रहा है सर कि आपके ट्रायंगल के साइड्स के ऊपर ये जो पॉइंट्स लोकेटेड है, ये इस तरीके से लोकेटेड है कि ये पॉइंट्स इन साइड्स को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ये पॉइंट्स इन साइड्स के ऊपर इस तरीके से लोकेटेड है कि ये पॉइंट्स इन साइड्स को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यानी देखो इस बात को कैसे बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यानी कि ये जो पॉइंट्स है सर, ये साइड्स को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहां से मैं कह सकता हूं सर कि डिवीजन के कारण टोटल पार्ट कितना मिल रहा है। तो अगर 2:1 का रेशियो है, यानी कि टोटल पार्ट हो गया सर 3 पार्ट। तो सबसे पहले इन साइड्स को 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करिए सर। तो इसको 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से कहानी मिल जाएगी। इसको भी 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे सर तो कुछ इस तरीके से कहानी मिल जाएगी। अब देखो यहां पे मुद्दे की बात क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन अब डायग्राम बनाने में कहां पे आएगा। तो देखो क्या कंफ्यूजन आएगा। तो कंफ्यूजन यह आएगा सर कि यहां जो बात बोली गई है उसके हिसाब से जब यहां पे चीजों को मार्क कर रहे हैं सर, तो मान लो सबसे पहले इस साइड AC की बात करता हूं। तो अगर मैं पॉइंट P को यहां पे लोकेट करूंगा सर,
तो इस केस में ये टोटल हो गया आपका 2 पार्ट, ये हो गया आपका 1 पार्ट, यानी 2:1 के रेशो का डिवीजन मिल रहा है सर बिना किसी दिक्कत के। मान लो यहां पे मैं पॉइंट P को यहां पे लोकेट कर देता हूं। इस केस में ये वाला पोर्शन हो गया 1 पार्ट, ये वाला पोर्शन हो गया सर 2 पार्ट, अभी भी 2:1 का रेशो मिल रहा है। और अगेन सेम प्रॉब्लम यहां पे हो रही है। अगर मैं Q को यहां रखूंगा तो ये 1 पार्ट, ये टोटल सर 2 पार्ट, 2:1 का रेशो मिल रहा है डिवीजन के बाद। अगेन अगर मैं यहां पे सर Q को यहां पे रखता हूं तो ये 1 पार्ट हो जाएगा, ये 2 पार्ट, तो अभी भी 2:1 का रेशो मिल रहा है। तो यहां पे अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है सर कि मुझे सवाल ने बस इतना बताया कि जब इन पॉइंट्स को इन साइड्स के ऊपर प्लेस किया जा रहा है तो 2:1 का डिवीजन हो रहा है और उसके लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही है सर। तो आखिर हम कौन सी पॉसिबिलिटी से काम करेंगे? पॉइंट बी को यहां रखेंगे या यहां रखेंगे, पॉइंट क्यू को यहां रखेंगे या यहां रखेंगे, अब ये यहां पे समझना है। अब ये वाली बात सवाल ने आपको बहुत ही स्लीक तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से बताई है, बस आपको समझना पड़ेगा बताया क्या है। अब बड़े ध्यान से सुनना, कैसे बताया है कि इन पॉइंट्स को कैसे प्लेस करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहले यहां पे थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर लेते हैं और इन पॉइंट्स को थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो जिन साइट्स पे डिवीजन हो रहा है ना, उनका नाम एक बार देखिए कैसे लिखा गया है सर। क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं कि किसी साइड को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहां पे हमने ये जाना है सर कि नाम लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें समझ में आता है कि प्रोडक्शन एक्चुअली किस डायरेक्शन में किया गया है। बस यहां पे भी जो डिवीजन हो रहा है ना रेशियो का सर, उसमें ये जो नाम लिखा गया है ना साइड्स का, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कैसे समझना बात को? तो देखो, ट्रायंगल के साइड्स को CA CB बोल के बताया जा रहा है। वो चाहता तो AC और BC बोल के भी बता सकता था ना, वो चाहता सर तो AC और BC भी बोल के बता सकता था, लेकिन कैसे बताया है? CA और CB बोल के। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना। सबसे पहले CA को एनालाइज करते हैं। तो CA बोलने का मतलब यह है कि ये जो डिवीजन की पूरी एनालिसिस देखी जा रही है वो C से शुरू करते हुए A तक देखी जा रही है। ये बोलने का मतलब यह है सर कि ये जो रेशियो के डिवीजन की पूरी एनालिसिस देखी जा रही है वो C से शुरू करते हुए A तक जा रही है। यानी कि सर 2:1 का डिवीजन इस तरीके से है कि कहानी C से शुरू हो रही है और A तक जा रही है। तो कहानी को सर C से शुरू करना है, A तक जाना है, और इस रास्ते में 2:1 मिलना चाहिए। तो इससे यह क्लियर होता है सर कि पहले 2 आएगा, इस रास्ते में आगे बढ़ने पे पहले 2 वाला पार्ट आना चाहिए। पहले 2 वाला पार्ट आने का मतलब है कि P को एक्चुअली यहां पे प्लेस करना है सर। तो ये वाली बात आपको सीधे सीधे नहीं बताई गई, आपको इस नाम के लिखने के मदद से समझना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। नाम लिखा जा रहा है CA, यानी कि आपको C से लेके A के डायरेक्शन की ओर चलते हुए 2:1 का रेशियो खोजना है सर। तो C से स्टार्ट करते हुए A तक जाना है और रास्ते में 2:1 का रेशियो खोजना है। यानी पहले 2 पार्ट फिर 1 पार्ट। तो पहले 2 पार्ट इस रास्ते से जाते हुए मुझे दिख रहा है सर कि यहां पे पॉइंट P को प्लेस करेंगे तभी काम होगा। तो यहां पे C से बढ़ते हुए A तक जाने में 2:1 का रेशियो क्रिएट हो जा रहा है सर। ये समझने में दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे ये जो समझने का तरीका मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये रेशियो बताने का तरीका हो सकता है किसी दूसरे सवाल में आपको यूज हो जाए। तो ये जो कहानी समझा इसको कॉपी पे अपने लैंग्वेज में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से कहानी CB के लिए है सर। तो अगर नाम है CB यानी कि C से बढ़ते हुए B तक जाना है, तो C से बढ़ते हुए B तक जाना है और पहले 2 पार्ट आना चाहिए फिर 1 पार्ट आना चाहिए सर। तो यहां से आगे बढ़ रहे हैं, पहले 2 पार्ट आना चाहिए, यानी कि ये क्लियर है कि इसको पॉइंट Q कहेंगे, तभी तो 2 पार्ट इसके बाद 1 पार्ट इस रास्ते में आ रहा है। तो एग्जैक्टली P और Q को कहां और कैसे प्लेस करना है ये हमने सीख लिया है। और ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट किसी दूसरे सवाल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, फटाफट इतना नोट डाउन करें सर।
अब देखो यहां पे ध्यान से, तो यहां पे अब अपने डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब चूंकि यहां पे मार्किंग कर ली है सर, तो यहां से इसको हटा देते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, यहां से इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो सर, ये जो रेशियो बताने वाली बात होती है ना, इसको डायग्रामेटिकली ऑफिशियल फिगर में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, लेकिन ये वाली बात हमारी एनालिसिस को काफी आसान बना देता है। इसी वजह से अपने एनालिसिस के लिए हम हमेशा इस रेशियो वाली बात को फिगर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं पार्ट्स के फॉर्म में, ताकि एनालिसिस इजी रहे। एक बार जब पूरा सवाल बना लेते हैं, उसके बाद ये जो पार्ट की कहानी अपनी सुविधा के लिए हमने डायग्राम में हाईलाइट की थी, उसको रब कर देते हैं। यह चीज मैंने आपको कई बार बताई है सर, कि आपका जो प्रॉपर एग्जाम का फिगर बनेगा, जो भी फिगर बने, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो सर, उसमें रेशियो की कहानी रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होती है, वो आपके एनालिसिस के लिए होती है सर। लेकिन आप उसको फिगर में रिप्रेजेंट जरूर करना, और एक बार पूरा सवाल सॉल्व हो जाए तो उस कहानी को फिर रब कर देना, क्योंकि ये जो रेशियो की कहानी आप फिगर में रिप्रेजेंट करोगे, फिगर के एनालिसिस को ये बहुत आसान बना देता है। ये कई बार मैंने आपको बोला है। तो ये वाली बात अपने एनालिसिस के लिए हम यहां पे फिगर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। तो सर ये वाला पोर्शन 2 पार्ट हो गया, ये वाला पोर्शन 1 पार्ट हो गया, रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरीके से सर ये वाला पोर्शन 2 पार्ट हो गया और ये वाला पोर्शन 1 पार्ट हो गया, रिप्रेजेंट कर लिया सर। मतलब कुल मिला के यहां तक जो बोला जा रहा था उसके हिसाब से हमने फिगर बना दिया है सर। तो क्या मेरा फिगर यहां पे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है? तो मैंने आपको हमेशा बोला है सर कि जब तक प्रूफ डैट को चेक नहीं करोगे तब तक फिगर कंप्लीट नहीं होता है। तो पहले प्रूफ डैट को चेक करेंगे सर। तो प्रूफ डैट में जितने भी पार्ट्स की चर्चा हो रही है, क्या वो मेरे फिगर में यहां पे है? इसको पहले यहां पे चेक कर लेते हैं। तो सर AQ पे चर्चा हो रही है, क्या AQ आपको अभी फिगर में दिख रहा है? कहोगे नहीं दिख रहा है सर, A और Q को ज्वाइन करना पड़ेगा तब दिखेगा। ज्वाइन करिए सर। तो यहां पे A और Q को ज्वाइन कर लिया, AQ हमें मिल गया। इसी तरीके से AC पे बात हो रही है, AC दिख रहा है सर। इसके बाद BC पे बात हो रही है सर, BC भी दिख रहा है। नीचे वाला प्रूफ डैट देखते हैं सर, यहां पे BP पे बात हो रही है, क्या BP आपको अभी फिलहाल फिगर में दिख रहा है? कहोगे नहीं दिख रहा है। कब दिखेगा सर? B और P को ज्वाइन कर लेंगे तब दिखेगा। ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पे B और P को ज्वाइन कर लिया सर, तो BP भी अब हमें फिगर में दिखने लगा है। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। इसके आगे BC दिख रहा है सर, AC भी दिख रहा है। फाइनली AQ BP, तो AQ BP और AB, यानी कि अब मैं कह सकता हूं अपने प्रूफ डैट के पार्ट्स को एनालाइज करने के बाद कि फुल एंड फाइनल तरीके से हमारा फिगर बिल्कुल कंप्लीट है। फटाफट फिगर को कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। तो सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है, ये हमने यहां पे सीख लिया। और यहां पे फिगर बनाने में गलती कर सकते हो, इसी वजह से फिगर की कहानी मैंने आपको यहां पे बहुत ही क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से समझाई। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहां पे पूरी कहानी फिगर की समझ में भी आई होगी। अब चलते हैं बुक के ओरिजिनल फिगर पे और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो दिख रहा है सर कि बुक का ओरिजिनल फिगर भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाया गया है। तो जो भी गिवन डेटा अपने ओरिजिनल फिगर में रिप्रेजेंट किया था उसको यहां पे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो C है 90 डिग्री, इसको रिप्रेजेंट कर लिया सर यहां पे। इसके अलावा पार्ट की कहानी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 2 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया। और कुछ रिप्रेजेंट करना बचा? नहीं सर। अब अपनी पूरी एनालिसिस अपने बुक के फिगर में ऑब्जर्व करते हैं। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यहां पे अब बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं सर। बिल्कुल ध्यान से कहानी को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले पार्ट के साथ कहानी को शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 1। तो मुझे जो भी प्रूफ करना है उनके टर्म्स को अगर मैं फिगर में हाईलाइट करूं सर, तो टर्म्स है AQ AC BC। हाईलाइट करते हैं सर यहां पे, दूसरे कलर से करते हैं मान लो। तो AQ ये रहा AQ, इसके बाद AC, इसके बाद आपका BC। तो मुझे जो प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में, उसके टर्म्स को फिगर में हाईलाइट करने के बाद समझ में आ रहा है सर कि मेरे प्रूफ डैट में ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। तो अगर मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना रहता है कि जहां पे ट्रायंगल के पार्ट्स मुझे स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं सर, तो क्या दिमाग में आता है? तो तुरंत कहोगे सर कि हमने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे रिजल्ट पढ़े हैं जहां पे मेरे रिजल्ट के अंदर ट्रायंगल के पार्ट्स मुझे स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं।
कौन कौन से रिजल्ट पढ़े हैं सर? तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। पाइथागोरस थ्योरम वाला रिजल्ट, सर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, सर साइड मीडियन वाले 2 रिजल्ट। अब मुद्दा यह है कि इस सवाल को सॉल्व करने में अगर इनमें से कोई एक कंसेप्ट काम करेगा तो वो एक कंसेप्ट कौन सा होगा, और अगर मल्टीपल कंसेप्ट काम करेंगे तो मल्टीपल कंसेप्ट क्या क्या होंगे। अब इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, ध्यान से सुनना। तो पाइथागोरस भैया तो डैडी हैं सर, यूनिवर्सल इस टाइप के हर सिचुएशन में गारंटेड काम करेगा ही करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर पाइथागोरस को अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, तो कहोगे पाइथागोरस को अप्लाई करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए सर। और मुझे अपने फिगर में बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो इससे मुझे यह बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि बड़ी आसानी से पाइथागोरस से काम हो जाना चाहिए सर। तो पाइथागोरस से सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पाइथागोरस को अप्लाई करने के लिए चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, और फिगर को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो कुल मिला के मुझे फिगर के अंदर 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सर। कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा सर। एक तो ये सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सर, इसके अलावा एक ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसके अलावा सर एक ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो फिगर में कुल मिला के मुझे 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब मुद्दा यह है सर कि अगर मुझे इन 3 राइट एंगल ट्रायंगल में से किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के काम करना है, तो 3 में से वो एक कौन सा होगा। और अगर मल्टीपल ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ने वाली है तो हमारे मल्टीपल ट्रायंगल्स कौन कौन से होंगे। अब इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। अगेन ध्यान से कहानी को सुनिएगा। तो जवाब ढूंढना आसान है, हर प्रूफ डैट कुछ कहता है, बस सुनना आना चाहिए सर। क्या बोल रहा है, ठीक है। और देखो भाई ने क्या बोला, भाई ने सीधे बोला कि मेरे पार्ट्स को हाईलाइट कर दो, तुम्हें दिखने लगेगा कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। तो पार्ट्स फिगर में ऑलरेडी हाईलाइटेड है, और ट्रायंगल को ढूंढते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि ट्रायंगल हम इस तरीके से ढूंढते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि कम से कम ट्रायंगल को सिलेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा पार्ट को फिट कर पाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कम से कम ट्रायंगल की मदद से आपका काम हो जाता है तो कम रिजल्ट्स में आपका काम हो जाएगा सर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पे ट्रायंगल ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। तो अगर यहां पे पार्ट्स को ऑब्जर्व किया जाए तो मुझे कि देखो क्या दिख रहा है सर। अगर मैं इस सबसे बड़े वाले लाल वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करता हूं तो सर ये वाला और ये वाला यानी 3 में से 2 पार्ट तो सीधे सीधे फिट बैठ गया, लेकिन सर ये वाला पार्ट फिट नहीं बैठा। ठीक है सर, मान लो मैं यहां पे सर अगर ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं, कौन सा, ये वाला लाल वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं सर, तो अगेन यहां पे दिख रहा है कि 3 में से ये वाला और ये वाला यानी कि 2 पार्ट फिट बैठ गया, लेकिन ये तीसरा वाला पूरा फिट नहीं बैठा है सर, इसका एक हिस्सा ही फिट बैठा है। तो कहोगे सर जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से 2 पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। सबसे बड़ा ट्रायंगल अगर सिलेक्ट करता हूं तो भी एक छूट जा रहा है सर, ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूं तो भी ये एक छूट जा रहा है। तो क्या किया जाए, कहीं ऐसी तो कहानी नहीं है सर कि मुझे दोनों ट्रायंगल को सिलेक्ट करके पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, दोनों रिजल्ट को कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके मेरा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। तो अब ये यहां पे हम दिमाग लगा रहे हैं, तो यहां पे थोड़ा सा सोचने पे आपको तुरंत समझ में आना चाहिए सर कि मल्टीपल ट्रायंगल्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिंपली इस लाल वाले राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, सारे पार्ट्स फिट बैठ जाएंगे। कैसे, ध्यान से समझना। तो सर यहां प्रूफ डैट में जो भी 3 पार्ट्स पे बात हो रही है, उन 3 पार्ट में से 2 पार्ट तो सीधे सीधे फिट बैठते हुए दिख रही है। दिक्कत किसकी थी, इस तीसरे वाले पार्ट की। तो सर ये तीसरा पूरा फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन इसका एक हिस्सा फिट बैठ रहा है। और हमने जो अपना गिवन डेटा हाईलाइट किया है उससे मुझे यह क्लियर है सर कि यहां पे ये जो रेशियो का डिवीजन है, इसकी मदद से मैं इस लाइन सेगमेंट के किसी भी पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अपने गिवन डेटा से यह क्लियर है सर कि यहां पे मेरे इस लाइन सेगमेंट का इस पॉइंट पे जो भी रेशियो में डिवीजन हो रहा है, उस डिवीजन के डेटा के कारण
मैं इस लाइन सेगमेंट के किसी भी पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के टर्म में बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर सकता हूं सर। मैं चाहूं तो इस पार्ट को इस पार्ट के टर्म में लिख लूं, मैं चाहूं तो इस पार्ट को पूरे के टर्म में लिख लूं, मैं चाहूं तो इस पार्ट को पूरे के टर्म में लिख लूं। अब जैसे ही मुझे यह चीज यहां पे ऑब्जर्व हो गई, अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि प्रॉब्लम इस पार्ट के लिए थी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे सर और फाइनली इसके बदले इसको रिप्लेस कर देंगे अपनी इस रेशियो के डेटा की मदद से। तो कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है सर कि अल्टीमेटली इस वाले पोर्शन को भी यहां पे एडजस्ट किया जा सकता है। तो कुल मिला के एक ही राइट एंगल ट्रायंगल को सेलेक्ट करने से काम हो जाएगा, और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा सेलेक्ट होगा ये भी हमने यहां पे देख लिया। तो जो दिख रहा है अप्लाई कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अब अप्लाई कर देते हैं। क्या कहता है सर पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होगा ये फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इस कंसेप्ट को लाल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर दे तो क्या समझ में आ रहा है सर? तो यहां पे अब मैं लिख सकता हूं इस हिसाब से ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। तो हमने जो रिजल्ट निकाला, अगर मैं इसको अपने प्रूव दैट से कंपेयर करूं तो देखो क्या दिख रहा है सर। मुझे ए क्यू वाला टर्म चाहिए, ए क्यू दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ए सी वाला टर्म चाहिए, ए सी भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बी सी चाहिए जो कि फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो यहां इक्वेशन से भी ये क्लियर है कि जरूर किसी ना किसी तरीके से ये क्यू सी बी सी के टर्म में रिप्लेस होगा। और ये चीज हमने यहां फिगर में एनालाइज भी कर ली थी कि हम यहां पे कहानी क्यूसी के टर्म में लिख देते हैं, बाद में इस क्यूसी को बीसी के टर्म में इस रेशियो की मदद से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि मुझे कैसा रेशियो चाहिए? मुझे एक ऐसा रेशियो चाहिए जो कि क्यूसी और बीसी को कोरिलेट करता हो। बना लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा मेरे आंखों के सामने है। अगर मैं यहां पे लिखूं आपसे क्यूसी बाई बीसी क्या होगा, क्या बोल दोगे? कहोगे सर क्यूसी है 2 पार्ट डिवाइडेड बाय बीसी 2 पार्ट प्लस 1 पार्ट 3 पार्ट। रेशियो आपके सामने है, आपको क्या करना है? क्यूसी को बीसी से रिप्लेस करना है सर। तो बीसी को उस तरफ भेज देंगे तो यहां पे हो जाएगा सर क्यूसी बराबर 2/3 ऑफ बीसी। तो लो हमने यहां पे क्यूसी को बीसी के टर्म में रिप्लेस कर लिया। बस इसको यहां पे इसके बदले सब्स्टिट्यूट कर लेना है। कर लेते हैं सर सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए क्यू स्क्वायर बराबर यहां पे ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी के बदले सर 2/3 बी सी लिख लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो ए क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा सर 4/9 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे चीजें आती हुई दिख रही है, मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि यहां पे एलसीएम लेके प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो इसको पहले फटाफट यहां पे नोट डाउन कर लो। अब देखो यहां पे एलसीएम लेके प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनना। तो एलसीएम लेंगे सर तो ये जो 9 होगा ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिमाग में एलसीएम ले लूं या करके दिखा दूं? चलो करके ही दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना सर। यहां पे मैं करके एक बार दिखा देता हूं अच्छे से आपको। तो ए क्यू स्क्वायर बराबर यहां पे एलसीएम ले लेंगे सर, डिनोमिनेटर में 9 हो गया, यहां पे हो जाएगा सर 9 ए सी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर। अब इस 9 को इस तरफ भेज दोगे तो 9 ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा सर। लो आपके आंखों के सामने रिजल्ट आ चुका है। तो हमें जो प्रूफ करना था, क्या हमने प्रूफ नहीं कर लिया? बिल्कुल कर लिया। हमें प्रूफ करना था 9 ए क्यू स्क्वायर बराबर 9 ए सी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर। प्रूफ कर लिया सर, 9 ए क्यू स्क्वायर बराबर 9 ए सी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करो, बिल्कुल फटाफट। तो कहानी क्लियर है, कहानी सभी को समझ में आई, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे रिजल्ट तक पहुंचना है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना सर। अब अपने सेकंड पार्ट के प्रूफ डैट की कहानी को शुरू करते हैं सर। तो ये जो सेकंड पार्ट वाला प्रूफ डैट है सर, इसके टर्म्स क्या क्या हैं? तो टर्म्स है बीपी बीसी एसी। बीपी है सर, बीसी है सर, और आपका एसी है। इनको हाईलाइट करके देखते हैं फिगर में। तो बीपी ये रहा सर आपका बीपी, इसके अलावा बीसी ये रहा सर आपका बीसी, इसके अलावा एसी ये रहा सर आपका एसी। तो मेरे सेकंड पार्ट के प्रूफ डैट के टर्म्स को हाईलाइट करने के बाद समझ में आ रहा है
कि मुझे जो भी प्रूफ करना है उस प्रूफ डैट में ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं सर। तो क्या हम कोई ऐसा रिजल्ट जानते हैं जहां पे मेरे रिजल्ट के अंदर ट्रायंगल के पार्ट्स हमें स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं? कहोगे सर रिसेंटली हमने इस टाइप के बहुत सारे रिजल्ट पढ़े हैं। कौन कौन से रिजल्ट पढ़े हैं सर? तो इस टाइप के रिजल्ट्स में आता है पाइथागोरस थ्योरम, सर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, सर साइड मीडियन वाले दो रिजल्ट। अब मुद्दा यह है सर कि अगर इनमें से कोई एक कंसेप्ट काम करेगा तो वो एक कंसेप्ट कौन सा होगा, और अगर मल्टीपल कंसेप्ट काम करेंगे तो वो मल्टीपल कंसेप्ट कौन कौन से होंगे? इन सवालों का जवाब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि जो सबसे पहला वाला पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट होता है ये डैडी है सर, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इस टाइप के हर सिचुएशन में गारंटेड काम करेगा ही करेगा। और पाइथागोरस को लगाने के लिए चाहिए क्या सर? तो कहोगे तुरंत कि पाइथागोरस को अप्लाई करने के लिए सर राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, और मुझे अपने फिगर में ढेर सारे राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी दिख रहे हैं। अब चूंकि मुझे अपने फिगर में ऑलरेडी बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं तो मुझे यह समझ में आ रहा है सर कि पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट को अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। फटाफट अप्लाई कर लेते हैं सर। तो अब ध्यान से कहानी को सुनिएगा, पाइथागोरस अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पे मुद्दा यह हो जाता है सर कि पाइथागोरस लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, और यहां पे कुल मिला के 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर 3 में से किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से ये वाला रिजल्ट अगर आना है सर, तो 3 में से हमारा वो खास राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा? और अगर सर 3 में से मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल्स की मदद से रिजल्ट आना है तो हमारे मल्टीपल राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से होंगे? अब ये मुद्दा है। यानी कुल मिला के सर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल या फिर कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट होने चाहिए, यह हमें यहां पे ढूंढना है। अगेन ढूंढने में कौन मदद करेगा? हमारा यही प्रूफ डेट। ये बोल रहा है धीरे धीरे, क्या बोल रहा है सुनते हैं। हाँ भाई यहां ठीक है। तो क्या बोला इसने वही बोला है सर कि मेरे अंदर जो पार्ट्स है हाईलाइट करो, ट्रायंगल तुमको अपने आप मिल जाएंगे। तो इनके अंदर जो भी पार्ट्स है सर ये ऑलरेडी फिगर में हाईलाइटेड है। अब देखो इस हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल मुझे क्या समझ में आ रहा है, और मुझे यह भी चीज दिमाग में रखनी है राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करते वक्त कि हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा पार्ट की बात हो जाए। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अगर काम करेंगे तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि अगर मैं ये सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेता हूं तो प्रूफ दैट के 3 पार्ट में से 2 पार्ट तो डायरेक्टली फिट बैठ गए साइड के तौर पे, लेकिन सर ये वाला पार्ट फिट नहीं बैठा। यानी कि सर अकेला ये रेड वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेने से काम नहीं हो पा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, और ढूंढते हैं सर। तो यहां पे फर्दर ढूंढने पे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस ब्लैक वाले राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेता हूं सर, तो ब्लैक वाले राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे टारगेट 3 पार्ट में से ये दोनों पार्ट तो फिट बैठ गए, लेकिन ये वाला पार्ट पूरा फिट नहीं बैठ रहा है, इसका एक हिस्सा फिट बैठ रहा है सर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काले वाले राइट एंगल ट्रायंगल से भी अकेले काम नहीं हो पाएगा। लेकिन सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहां पे तुरंत आपको यह ऑब्जर्व होना चाहिए कि ये जो तीसरा पार्ट है सर, ये ठीक है पूरा फिट नहीं बैठ रहा, इसका एक हिस्सा तो फिट बैठ रहा है ना। और चूंकि मेरे पास गिवन डेटा की मदद से ये रेशियो वाली कहानी अवेलेबल है, तो हम एक पार्ट को दूसरे के टर्म में बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं सर। बस जैसे ही मुझे ये क्लियर हुआ, मुझे ये समझ में आ चुका है कि एक्चुअली में मुझे अपने काले वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देना है, चीजों को सेट कर देंगे, अपने आप सेकंड वाला प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो जो समझ में आ रहा है फटाफट तरीके से यहां पे अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इस रेड वाले ट्रायंगल को अब रब कर देते हैं सर यहां से, तो ध्यान से समझना। तो काले वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे सर, तो लिख लेंगे यहां पे बीपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर प्लस आपका पीसी स्क्वायर। तो जो रिजल्ट आया अगर मैं इसको अपने प्रूफ डेट से कंपेयर करूं सर, तो बीपी मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिल रहा है। बीसी मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन सर एसी मिलना चाहिए था, जो कि फिलहाल नहीं मिल रहा है।
तो यहां पे रिजल्ट से भी क्लियर है बहुत अच्छे से कि किसी ना किसी तरीके से ये जो पीसी है सर ये एसी से रिप्लेस होना चाहिए। और अपने डायग्राम से समझ में भी आ रहा है कि बड़ी आसानी से मैं पीसी को एसी के टर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं। तो किनके बीच में कंपैरिजन चाहिए सर? मुझे पीसी और एसी के बीच में कंपैरिजन चाहिए। यानी कि यहां से रेशियो क्या बनेगा सर? तो आपकी मर्जी है, या तो पीसी बाई एसी बना के काम कर लीजिए तो भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, या फिर एसी बाई पीसी बना के भी काम करेंगे तो भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा सर। कैसे भी कर लीजिए। मान लो मैं पीसी बाई एसी बनाता हूं जरूरत के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा सर ये रेशियो? तो पीसी है 2 पार्ट डिवाइडेड बाई एसी कितना है सर? तो 2 + 1 इन टोटल 3 पार्ट है सर। तो यहां पे पीसी और एसी के बीच में रेशियो आ चुका है, यानी कि अब यहां से बड़ी आसानी से मैं पीसी को एसी से रिप्लेस कर सकता हूं। कैसे सर? एसी को उस तरह भेज देते हैं, तो उस तरह भेजेंगे तो ये हो जाएगा पीसी बराबर 2/3 टाइम्स ऑफ एसी। तो क्या रिप्लेसमेंट करना है ये भी समझ में आ चुका है, रिप्लेसमेंट कर लेंगे सर। तो पीसी के बदले 2/3 एसी यहां पे डाल देंगे, इसका स्क्वायर, बाकी चीजों को एज इट इज लिख लीजिए सर। यानी कि बीपी स्क्वायर बराबर यहां पे बीसी स्क्वायर प्लस दिस, सिंप्लीफाई करते हैं सर तो ये हो जाएगा बीपी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा सर? 4/9 एसी स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या करना है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, मुझे क्लियर हो रहा है सर। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, काम हो जाएगा। अब यहां पे दिमाग नहीं, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम लेंगे सर, इस पोर्शन में एलसीएम 9 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 इस तरफ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा सर 9 टाइम्स ऑफ बीपी स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा सर? तो जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा 9bc स्क्वायर और ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा यानी कि 4ac स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड पार्ट में हमें जो प्रूफ करना था बड़ी आसानी से हमने प्रूफ कर लिया। देखो यहां पे मैच करो, 9bp स्क्वायर बराबर 9bc स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर, अगेन आसान सा प्रूफ। तो कुल मिला के आपको यहां पे ये रियलाइज हुआ होगा सर कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों के लिए हमारे जो सोचने का तरीका था बिल्कुल सेम टू सेम था। फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। अब फाइनली तीसरे पार्ट पे चलेंगे, उसके लिए सबसे पहले अपने फिगर को क्लियर कर लेते हैं। तो बड़े ध्यान से कुछ कहानी को यहां पे समझना। जो भी मल्टीपल पार्ट वाला सवाल होता है वहां पे मैंने आपको हमेशा बताया है सर कि जैसे ही 1 या 2 पार्ट को सॉल्व कर लो ना तो तीसरे पार्ट, चौथे पार्ट, पांचवें पार्ट, कोई भी आगे का पार्ट हो उस पे जाने से पहले एक बार यह बात जरूर दिमाग में रखना सर वाली कि जो मल्टीपल पार्ट वाले सवाल होते हैं उसमें 2 पार्ट के बाद नॉर्मली हमें यह चीज दिखती है सर कि पुराने पार्ट्स के किसी ना किसी कॉम्बिनेशन की मदद से कहीं हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल तो नहीं हो जाएगी। मैंने आपको हमेशा मल्टीपल पार्ट वाले सवाल में बताया है कि जैसे शुरुआत के कुछ पार्ट सॉल्व कर लो तो आगे के पार्ट पे ज्यादा सोचने से पहले यह जरूर सोचना कि क्या पिछले पार्ट्स के कॉम्बिनेशन की मदद से मेरा काम हो जाएगा। अब इस चीज को यहां पे भी अप्लाई करेंगे सर। तो यहां पे मुझे सोचना अपने तीसरे पार्ट पे। तो अगर सर वाली बात को यहां पे याद रखे अगर सोचेंगे सर तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि जो एलएचएस है सर मेरे तीसरे वाले पार्ट का उसमें 9aq स्क्वायर और 9bp स्क्वायर का टर्म आ रहा है एक साथ प्लस साइन के साथ, और ऊपर वाले 2 पार्ट में मुझे अलग अलग 9aq स्क्वायर और 9bp स्क्वायर दिख रहा है। तो रियलाइज हो रहा है सर कि ऊपर वाले 2 को कंबाइन किया गया है तभी नीचे वाला आया है। कैसे कंबाइन किया गया है यह भी समझ में आ रहा है, कैसे कंबाइन किया गया है तो इसको देख के समझ में आ रहा है सर कि ये टर्म्स प्लस साइन के साथ है यानी कि ऊपर वाले 2 पार्ट को ऐड कर दिया गया होगा सर। तो बस जो समझ में आया फटाफट अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में हमने साबित किया कि 9aq स्क्वायर होगा 9ac स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर, और दूसरे पार्ट में हमने साबित किया सर कि 9bp स्क्वायर होगा 9bc स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर। तो हमें जो रियलाइजेशन हुआ उसके हिसाब से इनको ऐड करने की जरूरत है, ऐड कर लेते हैं सर। तो एलएचएस में हो जाएगा 9aq स्क्वायर प्लस 9bp स्क्वायर बराबर आरएचएस में क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा।
तो कहोगे सर दोनों ही इक्वेशन में AC का भी टर्म है और BC का भी टर्म है, तो 9AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर कितना हो गया सर? 13AC स्क्वायर हो गया, प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर कितना हो गया सर? 13BC स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, अब चीजों को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सर 9 यहां पे कॉमन होता हुआ दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट के अंदर AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर राइट साइड में 13 कॉमन होता हुआ दिख रहा है सर, कॉमन ले लेते हैं, यहां पे हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो फाइनलाइज रिजल्ट आया है, अब इसको अपने थर्ड प्रूफ डेट से कंपेयर करें तो मुझे दिख रहा है सर LHS पूरा का पूरा मैच हो गया। RHS में दिक्कत क्या है? तो बस ये छोटी सी दिक्कत है सर, यानी कि आना चाहिए था AB स्क्वायर, जबकि आ रहा है यहां पे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इससे मुझे बहुत अच्छे से ये क्लियर हो रहा है कि जरूर किसी ना किसी तरीके से ये चीज इसमें रिप्लेस होके जाने वाली है सर। तो रिप्लेसमेंट क्या होगा, कैसे होगा, इनको हाईलाइट करते अपने आप समझ में आ जाएगा। तो AC और BC रिप्लेस होना चाहिए सर, तो ये रहा BC, ये रहा AC। ये रिप्लेस होके क्या बनना चाहिए सर? तो ये रिप्लेस होके AB बनना चाहिए। तो क्या पर्पल वाले पार्ट को रिप्लेस करके लाल वाला पार्ट ला सकता हूं? बिल्कुल दिख रहा है सर आंखों के सामने, बिल्कुल ला सकता हूं। मुझे समझ में आ रहा है सर कि जो मेरा सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा तो बड़ी आसानी से इन पार्ट्स को इससे बदले रिप्लेस कर लूंगा। तो बस जो यहां पे हाईलाइट करने के बाद समझ में आया है लिख लीजिए सर। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बदले पाइथागोरस थ्योरम अपने बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करके हम बोल देंगे सर कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि यहां पे बड़ी आसानी से इसके बदले हम AB स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, और जैसे ही ये कर देंगे अब फाइनली यहां पे हम बोल सकते हैं क्या सर? तो अब हम बोल सकते हैं कि 9 टाइम्स ऑफ AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर यहां पे राइट साइड में क्या हो जाएगा सर? तो 13 टाइम्स ऑफ आपका AB स्क्वायर हो जाएगा। क्या यही चीज मुझे प्रूव नहीं करनी थी? बिल्कुल करनी थी। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन कर लो। क्लियर है? तो ये हमने सवाल को सॉल्व करने का सब्जेक्टिव अप्रोच देख लिया। अब अगर मान लो यही सवाल MCQ के फॉर्मेट में पूछा जाता है तो देखो कैसे कैसे पूछा जा सकता है, कई तरीके से सवाल फ्रेम किया जा सकता है। बड़े ध्यान से सुनना, पहले फटाफट इसको नोट डाउन करो, ध्यान से सुनना। आप देखो MCQ में कैसे कैसे पूछा जाएगा। तो यहां पे पूछे जाने का सबसे पहला तरीका देखो क्या होगा। तो डायग्राम आपको दे भी सकता है सर, नहीं भी दे सकता है, ठीक है, दोनों ही केस पॉसिबल है। और सवाल आपको यहां से लिखना शुरू करेगा और कहां तक लिख देगा? यहां तक लिख देगा, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। 4 ऑप्शन आपको दे देगा यहां पे। क्या क्या ऑप्शन? मान लो पहला ऑप्शन आपको दे देगा कि 9AQ स्क्वायर बराबर यहां पे 8AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। इसी तरीके से मान लो कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा 9AQ स्क्वायर बराबर 10AC स्क्वायर प्लस 5BC स्क्वायर। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन आपको यहां पे दे देगा 9AQ स्क्वायर बराबर यहां पे 9AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। इसी तरीके से कुछ चौथा ऑप्शन दे देगा। तो क्या सही टिक मार के आओगे सर? ऑप्शन नंबर 3 सही टिक मार के आओगे। तो इस वाले रिजल्ट से बनने वाला ये एक MCQ हुआ। इसी तरीके से हो सकता है इस वाले रिजल्ट से आपको इस फॉर्मेट में MCQ बना दे, हो सकता है इस वाले रिजल्ट से आपको इस फॉर्मेट में MCQ बना दे। तो ये एक पूछने का तरीका। अब देखो एक और पूछने का मजेदार तरीका आपको दिखाता हूं कैसे पूछेगा। और ये जो तरीका अभी आपको बता रहा हूं ना, ये तरीके पे हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में MCQ में ज्योमेट्री से कोई सवाल मिल जाए, हो सकता है सर। अब तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने रिसेंटली इस तरीके को थोड़ा सा सोचा है तो सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ध्यान से सुनना तरीका क्या होगा। तो सवाल देखो क्या करेगा, इतना आपको बोल दिया, इसके बाद वो ऐसा लिख देगा, कैसा? ध्यान से सुनना, वो लिख देगा XAQ स्क्वायर बराबर 9AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ X इज व्हाट? वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू व्हाट? देखो कितना प्यारा MCQ का सवाल बन गया। ऐसे सवाल आपको पूछ देगा, X की वैल्यू पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3
9, ऑप्शन नंबर 4 10। क्या टिक मार क्या होगी? तो आपने जो रिजल्ट प्रूव किया है उसके हिसाब से आपको पता है यहां पे कि ये जो x की वैल्यू होगी सर क्या होगी? ये 9 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ऐसे पूछे जाने के थोड़े हाई चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब सवाल इतना टफ नहीं रहा, क्योंकि सवाल ने एक इनडायरेक्ट तरीके से आपको यह बता दिया कि आपको इस टाइप के प्रूफ के लिए सोचना है। अब जैसे ही सवाल ने इसके थ्रू आपको यह बता दिया कि इस टाइप के प्रूफ के लिए सोचना है, तो अब आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा। सोचोगे इस टाइप का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को कंपेयर कर दोगे, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर। तो ऐसे इसके लिए भी पूछा जा सकता है, इसके लिए भी पूछा जा सकता है, इसके लिए भी पूछा जा सकता है। सर इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाना रहेगा तब क्या कर देगा? एक और नंबर गैप कर देगा। जैसे मान लो यहां पे क्या कर देगा, इसी सवाल में ध्यान से सुनना क्या कर देगा। मान लो यहां पे इसी को थोड़ा और मजेदार बनाना रहेगा, तो यहां से इस 4 को मान लो गायब करके यहां पे y लिख देगा। ठीक है, आपको लिख देगा कि ये चीज ट्रू है। अब बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड वैल्यू ऑफ x कॉमा y क्वेश्चन मार्क। और आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। पहला ऑप्शन मान लो आपको दे देगा 9,9। ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन मान लो आपको यहां पे दे देगा 9,3। तीसरा ऑप्शन मान लो आपको यहां पे दे देगा 9,4। चौथा ऑप्शन मान लो आपको यहां पे दे देगा 4,9। तो अगेन इस फॉर्मेट में भी आपको यह क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस टाइप का कुछ प्रूफ पे सोचना है। आप सोचोगे, आपके पास इस टाइप का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को कंपेयर करोगे, x पता चल जाएगा, y पता चल जाएगा। कंपेयर करने पे दिख रहा है सर कि x की वैल्यू 9 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है सर। और ये कहानी इसमें भी फिट की जा सकती है, इसमें भी फिट की जा सकती है। तो ये जो कहानी बताई ना एमसीक्यू के लिए एक अच्छी कहानी बनती है, मजेदार कहानी बनती है। तो हो सकता है कि आपके जो भी पूरे इंडिया में फैले हुए पेपर सेटर्स हैं जो कि आपके बोर्ड का पेपर सेट करेंगे, हो सकता है इस तरीके से एक प्रूव डेट वाले सवाल को एमसीक्यू में फिट कर सकते हैं। और ये पूछे जाने का काफी अच्छा तरीका है, काफी प्यारा तरीका है। फटाफट इसको भी यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो सही आंसर क्या बोल दोगे सर? 9 और 4, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, इन ऑप्शंस में कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों? यहां पे क्लियरली पहले x पूछा गया है, बाद में y। तो ऑप्शन देख के आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि पहले x की बात हो रही है, बाद में y की बात हो रही है। अब इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है कि भैया पहले x बोल रहा है या पहले y बोल रहा है। पूछे जाने के तरीके से समझ जाना है कि पहले x रहा होगा, बाद में y रहा होगा सर। यानी उस हिसाब से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फटाफट इसको नोट डाउन करो। मान लो यहां पे ऐसे पूछा जाता y, x, तब क्या टिक मारते? अब यहां से क्लियर है आपको सर कि पहले y की बात हो रही है, उसके बाद x की बात हो रही है। तो सिचुएशन के हिसाब से अब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। फटाफट नोट डाउन करो सर, क्लियर है? तो यहां पे यही सवाल एमसीक्यू के फॉर्मेट में और कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको सिखा दिया, ये मैंने आपको समझा दिया। और उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर की कहानी आपको समझ में आई होगी, लेक्चर में आपको मजा आया होगा, आपने नई सारी चीजें सीखी होंगी सर। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देता है और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। आपको सपोर्ट करने के लिए हर तरीके से हम पूरी कोशिश करते हैं। हमारा ये एम है कि इंडिया में किसी भी बच्चे को पैसे ना देने पड़े बेसिक नीड के लिए, जो कि पढ़ाई है। क्योंकि एजुकेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जैसे जैसे लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं आप ये चीज रियलाइज करते होगे। जैसे आपने देखा होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पे देता हूं कि मान लो एक गरीब मजदूर है। देखो मैं किसी का मजाक नहीं हो रहा, आपको समझा रहा हूं कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा गरीब मजदूर है, ठीक है। अब देखो बहुत मेहनत करता, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क देता है और उसके बाद जब उसकी मजदूरी की बात आती है तो कई बार जो हेड्स होते हैं ना, वो उसकी मजदूरी, उसका मेहनताना काट लेते हैं कुछ भी बहाना मार के, और वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता और नौकरी भी नहीं छोड़ सकता है क्योंकि उसको पता है अगर वो नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंट लाइफ में कितनी ज्यादा है।
कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली ना, आप लाइफ में किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो। तो ये चीज याद रखना कि जो बेसिक एजुकेशन होती है ना, ये लाइफ में बहुत जरूरी होती है, और हमारा चैनल आपके तक ये पहुंचाने में बहुत मदद करता है। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए, और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा हम पे इसी तरीके से बनाए रखिए। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं।